प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारा टॉपिक चल रहा था कवक फंजाई के बारे में। आज हम कवक कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। कवक कोशिका वैसे तो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा और झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाएंगे। लेकिन कुछ इसमें पादप कोशिकाओं की तुलना में अंतर भी होते हैं। जैसे पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है, जबकि यहाँ पर सेलुलोज के साथ साथ काइटिन भी उपस्थित रहता है। इसके अलावा यहाँ राइबोसोम अंतःद्रव्य जालिका के साथ जुड़ी हुई अवस्था में नहीं पाए जाते। तो ऐसी ही कुछ जानकारी है, ऐसी ही कुछ इसके बारे में तथ्य हैं कवक कोशिका के बारे में, वो हम जानेंगे। तो आइए जानें कवक कोशिका की संरचना। विद्यार्थियों, कवक कोशिका जो है वह एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी इसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, और झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका, गोल्गी काई, राइबोसोम ये भी पाए जाएंगे। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बजाय अन्य जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनकी बजाय इसमें राइबोसोम कोशिका द्रव में स्वतंत्र स्थित रहते हैं। अन्य यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो जो राइबोसोम होंगे वो अंतःद्रव्य जालिका या केंद्रक झिल्ली के बाहर की तरफ जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो स्वतंत्र स्थित रहते हैं। कवकों में एक अन्य असामान्य संरचना भी पाई जाती है जिसे लोमासोम कहते हैं। यह कोशिका भित्ति तथा कोशिका कला के मध्य कणों अथवा पुट्टिकाओं के रूप में कई जगह बनती है, और अभी तक इसका कार्य क्या है ये पता नहीं लगा है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कवक स्वपोषी नहीं है, विषमपोषी है। अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इनमें लवकों का अभाव होता है। जो हरित लवक होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते। आप देख पा रहे हो आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये कवक कोशिका की संरचना है, जिसमें केंद्रक है, केंद्रिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लोमोसोम दिखाई दे रहे हैं आपको कोशिका भित्ति और झिल्ली के बीच, है ना। यहाँ पर ग्लाइकोजन कणिकाएं हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्य जालिका दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए जा रहे। राइबोसोम कोशिका द्रव में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे पहले कवक कोशिका की हम बात करें तो कोशिका भित्ति, क्योंकि प्रत्येक कोशिका में जंतु कोशिकाओं को छोड़कर सबसे बाहरी जो संरचना होगी विद्यार्थी वो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है। तो श्लेष्म फफूंदी यानी स्लाइम मोल्ड को छोड़कर से सभी कवकों में स्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो फफूंद होती है स्लिम मोल्ड वो नग्न होते हैं, उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लेकिन जो अन्य कवक कोशिकाएं हैं, फंगल सेल्स हैं, उनमें स्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाएगी। और वह किसकी बनी होती है? 80 से 90% पॉलीसेकेराइड और शेष प्रोटीन और वसा। और इसका जो स्केलेटल मटेरियल है, जो आधारीय कंकालीय पदार्थ है, वह मुख्यतः काइटिन, सेलुलोज अथवा कभी कभी ग्लूकेन के वलयों से जो तंतु बनते हैं उनसे बना होता है। काइटिन जो है विद्यार्थियों वह एन एसिटाइल बी ग्लूकोज अमाइन का बहुलक होता है। याद रखना, काइटिन किसका बहुलक होता है? एन एसिटाइल बी ग्लूकोज अमाइन, जबकि सेलुलोज जो होता है वो डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। सेलुलोज जो है वह सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति निर्मित करता है, जबकि कवकों का यह एक बहुत ही विभेदकारी लक्षण है कि इनमें कोशिका भित्ति में क्या उपस्थित रहता है? काइटिन उपस्थित रहता है। मोबाइल स्क्रीन पर आप सेलुलोज की संरचना देख रहे हो, यहाँ पर आप काइटिन की संरचना भी देख पा रहे हो। इन दोनों में हम अंतर कर सकते हैं। अधिकांश कवकों में विद्यार्थियों कोशिका भित्ति काइटिन की ही बनी होगी, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे स्लिम मोल्ड में तो कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाएगी, लेकिन ऊमाइसीटीज की कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज और ग्लूकोन से बनी होती है। कभी कभी काइटिन एवं सेलुलोज साथ साथ भी पाए जाते हैं, जैसे राइजियोमाइसीटीज जो है, सेरेटोसिस्टिस है। ऊमाइसीटीज कोशिका भित्ति जिनमें कि सेलुलोज होता है में हाइड्रोक्सी प्रोलिन नामक एमिनो अम्ल की उपस्थिति एक विशिष्ट गुण है। हम कोशिका भित्ति और कवकों के बारे में जब इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्ग में कौन सी प्रकार की कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है।
अब आता है इनमें कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है विद्यार्थियों। तो कवकों में जो कोशिका विभाजन है, यीस्ट में तो सामान्य प्रकार का कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। लेकिन अधिकतर जो कवक होते हैं उनमें विभाजन के दौरान केंद्रक झिल्ली टूटती नहीं है, बल्कि उसमें एक कंस्ट्रिक्शन बन जाता है, बीच में एक संकुचन बन जाता है और एक डमरू की आकृति बन जाती है। जैसा डमरू होता है, बीच में से पिचका हुआ होता है जबकि दोनों तरफ से वो उभरा हुआ रहता है, तो उस प्रकार की आकृति निर्मित हो जाती है और फिर दोनों केंद्रक विभक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो इसमें चूंकि डमरू की आकृति का केंद्रक बन जाता है, तो यह एक अलग प्रकार की स्थिति होती है। मशहूर वैज्ञानिक हुए हैं मूरे, उन्होंने इस घटना को कैरियोकोरिसिस नाम दिया है। जबकि जो अपन पढ़ते हैं केंद्रक द्रव्य विभाजन, वहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं इनको, जबकि ये कैरियोकोरिसिस है ना। अब बात आती है कि कवक सूत्र जो होता है उसकी वृद्धि किस प्रकार की होती है। तो विद्यार्थियों, कवक सूत्र में वृद्धि हमेशा शीर्षस्थ होती है, यानी जो शीर्ष भाग होता है उसकी तरफ वृद्धि होती है। कवक तंतुओं में कोशिका जीवद्रव्य का संचरण हमेशा एक ही दिशा में शीर्ष की तरफ होता है, जहाँ की वृद्धि होती रहती है। शीर्ष में सक्रिय केंद्रक विभाजन एवं विभेदन होता रहता है। शीर्ष के पार्श्व से एक्रोपिटल क्रम में शाखाएं निकलती हैं। पटयुक्त, एक्रोपिटल का मतलब होगा है अग्राभिसारी क्रम में, जैसे पहले नीचे शाखा निकल गई, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस प्रकार से। पटयुक्त कवकों में वृद्धि के समय शीर्ष में एक गहरी शीर्ष संरचना दिखाई देती है जिसे स्पिट्जेनोकार्पर कहते हैं। यह oomaicetys एवं ज़ाइगोमाइसीटीज में नहीं मिलता। ये भी हम पढ़ेंगे। oomaicetys और ज़ाइगोमाइसीटीज कवकों के वर्ग हैं। पटयुक्त कवक एवं oomaicetys में सूत्र के शीर्ष में अनेक पुट्टिकाएं समान रूप से फैली रहती हैं, परंतु ज़ाइगोमाइसीटीज में ये पुट्टिकाएं शीर्ष में अर्धचंद्राकार संरचना के रूप में स्थित रहती हैं। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, हम जान पा रहे हैं कि जो कवक कोशिका है वह सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिका है। कोशिका भित्ति काइटिन युक्त होती है, काइटिन भी उसमें पाया जाएगा। बाकी अन्य कोशिकांग पाए जाएंगे जिसमें राइबोसोम केंद्रक झिल्ली तथा अंतःद्रव्य जालिका के साथ संयुक्त रूप में नहीं पाए जाएंगे, बिखरी हुई अवस्था में पाए जाएंगे। और इसमें लवकों का अभाव होता है। जो पादप कोशिकाओं और शैवाल कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं, वो कवकों में नहीं पाए जाते हैं। और इसी कारण से जो कवक हैं विद्यार्थियों, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कवकों के द्वारा संपन्न नहीं हो सकती है। तो आगे की कुछ वीडियो में हम इनके बारे में और अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।